क्या हाल है दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारी क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस करेंगे और जो भी हमने टॉपिक्स डिस्कस करे हैं उन सभी टॉपिक्स पर सारे क्वेश्चंस आज हमारे हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमने यहाँ पर इलस्ट्रेशन डिस्कस करी थी अभी, पेज नंबर 2.23 पर थी शायद। आओ देख लेते हैं। ये देखिए पेज नंबर 2.2120 इलस्ट्रेशन 3 हो चुकी है, इलस्ट्रेशन 4 हो चुकी है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। उसके बाद ये जो मैक्सिमम मिनिमम लेवल है इसका जो इलस्ट्रेशन नंबर 5 है 2.23 पर, ये भी मैंने आपको एग्जाम्पल में करवा दी है, आपके नोट्स में गिवन है। तो वहाँ तो मैंने इसमें क्वेश्चंस भी उतार दिए थे, वहाँ मैंने ये वाला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन भी उतार दी थी और साथ ही में मैंने उसका सॉल्यूशन भी लिख दिया था। आने वाली क्लासेस में मैं आपको इलस्ट्रेशन का नंबर बता दूंगा और डायरेक्टली वो इलस्ट्रेशन हम बुक से ही सॉल्व कर लेंगे, पर आप चाहें तो अपनी नोट्स में उसको नोट डाउन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हर पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट का एक एग्जाम्पल मैं करवा दूंगा, एक इलस्ट्रेशन आप खुद से अपनी कॉपी में लिख लेंगे। डिस्कस तो करूंगा आपके साथ, पर नोट्स में लिखकर नहीं, बुक से डायरेक्टली डिस्कस करूंगा। वो आप अपनी नोट्स में लिख सकते हैं और आपके पास एक एग्जाम्पल, एक आपका जो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, जो आपका फेवरेट क्वेश्चन है उस टॉपिक का, ऐसे आपके पूरे के पूरे नोट्स बन जाएंगे। जो भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसे फेयर कॉपी में ना करिएगा, उसके लिए एक रफ कॉपी बना लीजिएगा, ताकि आप एक बार प्रैक्टिस करें तो वो एक अलग में जो गलतियां वगैरह होती है वो एक अलग कॉपी में रह जाए। और जो आपकी गलतियां हैं उसको आप अगर लिखना चाहते हैं कि मैंने ये गलती करी थी, इसका ऐसे ठीक होना चाहिए, वो आप फेयर कॉपी में वो नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर आप अपनी गलतियों को ठीक कर लें, रिपीट ना करें। यहाँ तक की बात अगर समझ में आ गई है तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। कहने के लिए तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है जितनी भी इलस्ट्रेशन आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला आपको समझा दिया है, डिराइव कर कर बता दिया है, कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, एग्जाम्पल करवा दिया, इलस्ट्रेशन करवा दिए। अब चाहे 10 इलस्ट्रेशन हो या 20 हो, चाहे 10 इलस्ट्रेशन हो या 20 इलस्ट्रेशन हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां मैंने कमेंट्स ओपन करे हैं और ये वाली इलस्ट्रेशन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 6, फ्रॉम द डिटेल्स गिवन बिलो यू हैव टू कैलकुलेट रीऑर्डरिंग लेवल, यानी कि ऐसा लेवल जहां पर आप ऑर्डर को प्लेस करेंगे। मैक्सिमम लेवल, यानी कि ऐसा लेवल जिसके ऊपर आप गुड्स को नहीं रख सकते हो, जो भी रॉ मटेरियल मंगा रहे हो उसे आप नहीं रख सकते हो। मिनिमम लेवल, ऐसा लेवल जिससे कम आप रॉ मटेरियल नहीं रखना चाहते हो, यानी कि इतने रॉ मटेरियल तो आप हमेशा अपने पास रखोगे। और डेंजर लेवल, यानी कि ऐसा लेवल जिस लेवल पर अगर आप रीच कर गए तो तुरंत इमरजेंसी परचेज कर लेना, और एक बार डेंजर लेवल क्रॉस कर गया तो आपकी नॉर्मल प्रोडक्शन तो रुकना तय है। क्योंकि डेंजर लेवल पर क्या होता है, आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप नॉर्मल परचेज कर पाएं, इसीलिए आप अपनी नॉर्मल प्रोडक्शन को रोक देते हैं। और जो इमरजेंसी बनाने की चीज़ें हैं, इमरजेंसी में जो चीज़ें चाहिए आपको, उसे आप इमरजेंसी परचेज पास वाले सप्लायर से कर लेते हैं। तो ये एक डेंजर लेवल है कि यहाँ पर फर्क पड़ेगा, आपकी प्रोडक्शन को फर्क पड़ेगा। और अगर आप तुरंत एक्ट नहीं करेंगे तो फिर इमरजेंसी वाली जो सेल करनी है वो भी नहीं हो पाएगी, और अगर वो नहीं हो पाई तो रेपुटेशनल लॉस भी हो सकता है। इसी को बोलते हैं एक तरह से स्टॉक आउट कॉस्ट भी यहीं पर लगेगी। डेंजर लेवल से नीचे जाने पर स्टॉक आउट कॉस्ट का भी भय है, डर है, क्योंकि वहां पर रेपुटेशनल लॉस, गुडविल का लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस तो होगा ही, क्योंकि आप अगर डेंजर लेवल के नीचे चले गए, नॉर्मल प्रोडक्शन नहीं कर रहे, तो उससे आपकी सेल्स तो इंपैक्ट होगी ही। रीऑर्डरिंग क्वांटिटी इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो ठीक है, हम रीऑर्डरिंग क्वांटिटी का मतलब है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसका आप ऑर्डर प्लेस करोगे। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग अ परचेज ऑर्डर इज 20 रुपीज। जब यहां पर 20 रुपीज लिखा हुआ है तो इसे पढ़ने का तरीका होना चाहिए 20 रुपीज पर ऑर्डर, क्योंकि हर ऑर्डर का 20 रुपीज लगेगा।
नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज 5000। कितने यूनिट्स आपको परचेज करने रॉ मटेरियल के पूरे साल में, वो है 5000 यूनिट्स। 5000 रुपये नहीं, 5000 यूनिट्स। जिस भी टर्म्स में बात कर रहे हो उस यूनिट्स को आगे लिख दिया करें। पर ऑर्डर है, यूनिट्स दे रखें, तो जो भी नंबर है उसका मीनिंग तभी बनेगा जब उस नंबर के आगे आप कुछ लिखोगे। जैसे आप बोलते हो 90, तो 90 का मतलब नहीं समझ आ रहा, पर बोलोगे 90% मार्क्स, अभी भी आधा समझ में आ रहा है। 90% मार्क्स इन 10th, अब पूरा समझ में आ रहा है। तो जब भी आप नंबर लिखोगे, नंबर से फर्क नहीं पड़ेगा ना, नंबर के आगे कुछ ना कुछ अटैच करना पड़ेगा, तभी पता लगेगा कि ये नंबर किस चीज को डिनोट कर रहा है। चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो एक रुपी टर्म्स का नंबर हो, पर यूनिट हो, नंबर ऑफ यूनिट्स हो, जो भी हो आपको लिखना पड़ेगा। परचेज प्राइस पर यूनिट इज इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब कि जो सामान आ रहा है वो सामान आने तक की कॉस्ट परचेज प्राइस में इंक्लूडेड है, और कितनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ये आपको नहीं बताया हुआ। चलिए देखते हैं। एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट इज ₹5। स्टोरेज कॉस्ट आपको दे रखी है पर यूनिट, पर यूनिट्स नहीं होगा, एस काट देना, पर यूनिट होगा। एक यूनिट को एक साल में स्टोर करने की अगर कॉस्ट आती है ₹5, तो जितना भी आप मंगवाओगे वो आप स्टोर करोगे जब तक वो खत्म नहीं होता, और खत्म होने के बाद फिर और मंगवा लोगे, फिर उसे स्टोर करोगे। तो जैसे जैसे धीरे 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 क्वांटिटी खत्म होगी, हम मान लेंगे कि 50% तो आपका उस पीरियड में पड़ी हुई है। जब आपने क्वांटिटी मंगवाई और जब क्वांटिटी खत्म हुई, उस पीरियड में उसकी 50% क्वांटिटी आपने स्टोर कर कर रखी ऑन एन एवरेज। तो उस क्वांटिटी को रखने की क्या कॉस्ट है आपको देखना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पीरियड में। और जब पीरियड खत्म होगा, फिर से जब आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर कर देंगे, क्योंकि यहां पर एजम्पशन है कि वो तुरंत आपका ऑर्डर आता है, एक्चुअली में नहीं आता। जब हम मिनिमम मैक्सिमम लेवल करते हैं तब टाइम लगता है ऑर्डर को आने में, पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है उसकी एजम्पशन ये कहती है कि जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे तब तुरंत ही ऑर्डर आ जाएगा। तो वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद ऑर्डर प्लेस करा, दूसरा ऑर्डर आ गया, फिर उसकी आधी क्वांटिटी आप रखोगे। तो कहने का मतलब वो आधी क्वांटिटी आपकी हमेशा पूरे साल स्टोरेज में रहेगी, थोड़े टाइम ज्यादा थोड़े टाइम कम, ऑन एन एवरेज जितना भी आप ऑर्डर प्लेस करोगे बार बार, उसकी आधी क्वांटिटी आप स्टोर कर रहे हो ऑन एन एवरेज पूरे साल में। तो एक यूनिट को करने की, अगर स्टोर करने की कॉस्ट ₹5 है, तो उतने यूनिट्स को स्टोर करने की कितनी कॉस्ट आएगी, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पता लग जाएगा। डिटेल्स ऑफ लीड टाइम, लीड टाइम का मतलब कितना टाइम लगता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि एवरेज जो टाइम लगता है वो 10 डेज का लगता है, पर मैक्सिमम जो है 15 दिन भी लग सकता है, और कम से कम 5 दिन तो लगेगा। 5 दिन से कम में तो कभी भी मेरे पास गुड्स नहीं पहुंचे। इमरजेंसी परचेज भी करूंगा ना, पास वाले सप्लायर से परचेज करूंगा, या उसको बोलूंगा कि जल्दी भेज, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाकर बोलूंगा कि जल्दी भेज, ट्रेन नहीं प्लेन से भेज, एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो जल्दी अगर आप मंगवाओगे या फिर आप पास वाले किसी दूसरे सप्लायर से मंगाओगे तो भी 4 दिन तो तब भी लगेंगे। ठीक है जी। रेट ऑफ कंजम्पशन, आप कोई भी चीज कंज्यूम करते हो उसकी कुछ ना कुछ रेट होती है। तो यहां भी रेट दे रखी है रॉ मटेरियल की कंजम्पशन की। एवरेज है 15 यूनिट्स पर डे, मैक्सिमम कंजम्पशन है 20 यूनिट्स पर डे। मिनिमम कंजम्पशन जो है वो दे नहीं रखी, क्वेश्चन में मिनिमम कंजम्पशन गिवन नहीं है, नॉट गिवन। तो क्या करें, तो पहले ये तो देख लो कि रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है। अगर मिनिमम कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट आएगी किसी फॉर्मूले में तो फिर हम सोचेंगे कैसे निकालना है, पर अगर रिक्वायरमेंट नहीं आएगी तो फिर ठीक है, गिवन नहीं है, कोई बात नहीं। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है रीऑर्डरिंग लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखिए मैं पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल लेता हूं क्योंकि वो मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला है 2AO डिवाइडेड बाय C। तो यहां पर देख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय
ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट फॉर 1 यूनिट। 1 यूनिट को कैरी करने की क्या कॉस्ट है? 5 रुपये। अगर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज टर्म्स में दे रखी है तो आपको पता है कि आप जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो उसका इतना परसेंट, 1 यूनिट पर जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो उसका इतना परसेंट कॉस्ट लगेगी 1 साल रखने की। तो फिर आप मल्टीप्लाई करने के बाद निकालते हो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम क्या आएगा। यहां पर आपके क्वेश्चन में ही गिवन है कि कैरिंग कॉस्ट 5 रुपए है पर यूनिट पर एनम। 2AO डिवाइडेड बाई C इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है, बट उसको अंडर रूट कर लीजिएगा, क्योंकि जब हमने फॉर्मूला निकाला था तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का स्क्वायर आया था 2AO डिवाइडेड बाई C और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आई थी अंडर रूट 2AO डिवाइड बाई C। तो फॉर्मूले में लिख दिया। अगर आपको ये लगता है कि इसे हमें यहाँ पर करना चाहिए ऐसे जैसे बाकी टीचर्स कराते हैं, पहले ही हम अल्ट्रा स्लो मोड में चल रहे हैं, उसके बाद भी आपको लगता है कि यहाँ करना चाहिए तो यहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको एक एग्जाम्पल समझाना, आपको फॉर्मूला समझाना, कॉन्सेप्ट समझाना। उसके बाद चाहे 10 क्वेश्चन हो 20 क्वेश्चन हो, आप कितना भी कर लें उसका कोई फायदा नहीं है जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो टीचर है उसका मेन काम होता है स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट समझाना, एग्जाम्पल्स करवाना और एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन आ सकता है वो करवाना। पर अगर आप ये कहेंगे कि आपको सारे क्वेश्चंस करवा दो जितने भी हैं और रेपिटेटिव क्वेश्चन यानी कि सेम फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लग रहा है, तो उससे आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। स्टडी मटेरियल के तो सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, पर फिर आप लोग क्या करेंगे? आप लोग आरटीपी के क्वेश्चंस, पिछली बार के जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए वो वाले क्वेश्चंस, जो आईसीआई की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है वो क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। जैसे ही हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो चुका है कॉन्सेप्ट, जितने भी क्वेश्चन मिले कर लीजिए। मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज स्टॉक, रीऑर्डर लेवल, जितने भी क्वेश्चन मिले इस क्लास के बाद कर लीजिए। आईसीआई की वेबसाइट से मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं वो डाउनलोड कर रख सकते हैं, और जैसे हमारा चैप्टर होगा मार्क कर लीजिए इस चैप्टर का क्वेश्चन है। हमारा चैप्टर होने के बाद खुद से ट्राई करिए और सजेस्टेड आंसर से मिलाइए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये देखिए, आप यहाँ पर सिर्फ सिंपल फॉर्मूला लिखा हुआ है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2AO डिवाइड बाई C, और ये छोटा सी इंटू P है, समझ गए? प्राइस है और ये परसेंटेज टर्म्स में क्या लगेगी 1 साल कैरी करने की कॉस्ट वो गिवन है। जो 1 यूनिट को 1 साल कैरी करने की कॉस्ट है वो बड़ा वाला C आ गया। तो ऐसे आप फॉर्मूला जब लिखेंगे तो A क्या है वो भी बताएंगे, O क्या है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, एनुअल रिक्वायरमेंट पर एनम, एनुअल का मतलब ही पर एनम होता है। तो वो सारी चीजें आप यहाँ लिखेंगे, ए का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है। ठीक है जी, और फिर आप फॉर्मूला पुट कर आंसर निकाल देंगे। यही काम आपको करना है और यही यहाँ पर किया भी हुआ है। तो आपका री ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं, कंफ्यूज ना होइएगा, ऐसी क्वांटिटी जिसको आप बार बार ऑर्डर करेंगे वो आपकी री ऑर्डर क्वांटिटी होती है। वही क्वांटिटी आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी होती है, तो सिर्फ नाम का फर्क है, मीनिंग दोनों का सेम है। जिस क्वांटिटी को बार बार आप ऑर्डर करते हो वो है री ऑर्डर क्वांटिटी, और आप ऐसी क्वांटिटी को बार बार ऑर्डर करते हो जहां पर आपकी टोटल एनुअल कॉस्ट मिनिमम आती है, जिसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और परचेज प्राइस होती है। तो यहां तक की बात अगर समझ में आ गई है तो फिर आपके पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ चुका। अब आपको री ऑर्डरिंग लेवल चाहिए, ऐसा पॉइंट जहां पर आपको ऑर्डर प्लेस कर ही देना चाहिए। इसके 2 फॉर्मूले हैं, एक आप मिनिमम लेवल से फॉर्मूला निकाल सकते हो, और जो दूसरा फॉर्मूला है उसके लिए आप डायरेक्टली देख सकते हो कि जो मेरी मैक्सिमम कंजम्पशन है 1 दिन की या 1 पीरियड की, और जो मेरा मैक्सिमम लीड टाइम है, दोनों आपका सेम टर्म्स में दिया होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि ये तो गिवन है पर डे में और आपका लीड टाइम गिवन है वीक्स में। आप चीज़ों को समझिए ना, गलतियां कहाँ होती है? गलतियां यही होती है कि जो बेसिक, जो 6th क्लास की चीज़ें हैं वो मेरे को समझानी पड़ रही है और हमें समझ में भी नहीं आती, हम छोड़ चुके होते हैं वो मैथमेटिक्स, और वो जो एलजेब्रा होता है, एलजेब्रा भी नहीं आता, बिल्कुल बेसिक वाला।
इक्वेशंस जो होती हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है, वो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जिससे आपके माइंड खुलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेंगे, बट हाँ डेफिनेटली अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पर अगर डेज लिख दूँ कि एक दिन में, यहाँ पर देखो लिख कर बताता हूँ मैं, एक दिन में 7 यूनिट की कंजम्पशन होती है मैक्सिमम, और आने के लिए 2 हफ्ते लगते हैं। ठीक है, जो आने का टाइम है वो आपका मैक्सिमम टाइम है 2 वीक्स। तो आप कह रहे हैं ठीक है 7 यूनिट्स लगती है मल्टीप्लाई बाय 2 वीक्स, तो आपका आ गया अच्छा 14 यूनिट्स की मेरी कंजम्पशन होगी। द आंसर इज रॉन्ग। आपने तो बस मैक्सिमम पीरियड को मैक्सिमम कंजम्पशन से मल्टीप्लाई कर दिया, पर ये देखा ही नहीं कि आपको यहां बोला गया कि एक दिन में 7 यूनिट की मैक्सिमम कंजम्पशन है और 2 हफ्ते का मैक्सिमम टाइम लगता है। तो ये कितना हो गया, ये 14 डेज हो गया दोस्तों। एक दिन में अगर 7 यूनिट्स की कंजम्पशन लगती है और 14 डेज मैक्सिमम आने में लगते हैं, तो ये पर डे आएगा 7 यूनिट्स पर डे और मैक्सिमम टाइम है 14 डेज का। तो फिर आप देख सकते हो कि मैक्सिमम कंजम्पशन इस मैक्सिमम टाइम पीरियड में कितनी लगेगी। ये बहुत ही कॉमन सेंस है, आप चाहो तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि आपके यहाँ पर तो पर डे और डेज में गिवन है। यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया वीक में और दूसरा डे में आ गया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत ही कॉमन सेंस है, बहुत ही ज्यादा कॉमन सेंस। जैसे मैंने बताया था एनुअल रिक्वायरमेंट फिनिश प्रोडक्ट की दे दी, तो फिनिश प्रोडक्ट की एनुअल रिक्वायरमेंट दे दी, उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे जब रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट चाहिए तो फिनिश प्रोडक्ट की क्यों लिख रहे हैं, कंफ्यूज करने के लिए लिख रहे हैं, आपको समझना है। सिमिलरली कैरिंग कॉस्ट है, वो आपकी पर एनम की जगह पर मंथ दे दी, तो आप उसे पर एनम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितने भी केसेस बन सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, पर जिसका फॉर्मूला क्लियर है उसे फॉर्मूले में सिर्फ अमाउंट डालनी है और आंसर निकालना है। एनुअल रिक्वायरमेंट नहीं है, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल है। तो आपको दिखेगी क्वेश्चन में एनुअल रिक्वायरमेंट फिनिश प्रोडक्ट, आप देखो रॉ मटेरियल की कहाँ है, नहीं गिवन तो निकालो और फिर वो अमाउंट को पुट कर दो फॉर्मूले में। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो पर यूनिट नहीं है तो पर यूनिट निकालो, पर एनम नहीं है तो पर एनम निकालो, जो भी आ रहा है उसको फॉर्मूले में पुट कर दो। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है 100 रुपए, 100 रुपए लगती है पूरे साल की। अरे पर ऑर्डर चाहिए, पर ऑर्डर निकालिए, जो फॉर्मूला जैसा है वैसा ही निकालिए। और यही मैं आपको कहना चाहता हूं। अब रीऑर्डरिंग लेवल आपका आ गया, तो रीऑर्डरिंग लेवल जो है ये है मैक्सिमम यूजेज अगर आप करोगे, जितने पीरियड में मैक्सिमम पीरियड में आपका सामान आता है आप मान रहे हो, और उस पीरियड में आप मैक्सिमम कंजम्पशन भी करो, तो जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट पर आपको ऑर्डर प्लेस कर देना है। ऐसे पॉइंट पर आपको ऑर्डर प्लेस कर ही देना है कि मैक्सिमम भी कंज्यूम कर लो, मैक्सिमम भी टाइम लग जाए, तो 0 पहुंचने तक तो आपके पास ऑर्डर रिसीव हो जाए। तो यहां पर देखिएगा कि मैक्सिमम यूजेज पर पीरियड क्या गिवन है, मैक्सिमम यूजेज है 20 यूनिट पर डे, और मैक्सिमम पीरियड लगता है आने में 15 डेज का। तो 15 दिन में भी अगर टाइम में सामान आता है और हर दिन आप 20 यूनिट भी कंज्यूम करते हो, तो भी 300 यूनिट्स ही कंज्यूम होगी, यानी कि आप 300 यूनिट्स पर ऑर्डर प्लेस कर दो। अगर आपने 300 यूनिट पे ऑर्डर प्लेस कर दिया तो 0 होने तक तो आ ही जाएगा, इसलिए ये आपका रीऑर्डरिंग लेवल आ गया। फॉर्मूला मैंने पहले भी समझाया हुआ है। आगे देखते हैं, आगे जो सेकंड पार्ट यहां पर गिवन है वो है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल क्या होगा सर, रीऑर्डरिंग लेवल में से अगर आप जिस भी लेवल पर आप ऑर्डर कर रहे हो, अगर आप मिनिमम रेट से भी कंज्यूम करोगे और मिनिमम लीड टाइम में भी सामान आ जाता है, जैसे कि यहां पर जो है मिनिमम कंजम्पशन गिवन है, कितनी है मिनिमम, मिनिमम तो गिवन ही नहीं है, और मिनिमम आपको चाहिए, तो मिनिमम कैसे निकालोगे आप, मिनिमम कैसे निकालोगे सर, एवरेज होता है मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। एवरेज आपको गिवन है, कितना है सर एवरेज, 15 यूनिट्स पर डे, पूरा लिख लो 15 यूनिट्स पर डे। मैक्सिमम कितना है 20 यूनिट्स पर डे। मिनिमम कितना है पता नहीं, डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 30, 2 वहां पर चले गया ना, 2 वहां चले गया तो 30 यूनिट्स पर डे हो गया, इक्वल टू 20 यूनिट्स पर डे प्लस
मिनिमम कंजम्पशन जो भी आएगी 20 यूनिट्स पर डे वहां चले गया, तो मिनिमम आ गया 10 यूनिट्स पर डे। बहुत ही सिंपल है, बच्चा भी कर सकता है। मैं कितनी बार बता रहा हूं, एक स्टूडेंट जो छोटी क्लास का स्टूडेंट है वो भी कर सकता है, जिस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट बनाया गया है, वो इसीलिए बनाया गया है कि हमें 6th स्टैंडर्ड याद नहीं है, 10th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट याद नहीं है, इसीलिए ये सब्जेक्ट हमारा बहुत डिफिकल्ट बन गया। और है सबसे आसान है, जहां पर आपको सिर्फ, मैंने बताया, सिर्फ 50 पेज के कॉन्सेप्ट हैं, सिर्फ 50 पेज के कॉन्सेप्ट, और 80 मार्क्स तक आ सकते हैं। मतलब 50 पेज के कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के साथ और 80 मार्क्स। वैसे कम से कम आपको 2 पेज 1 नंबर के लिए पढ़ने पड़ते हैं, यहां तो 50 पेज में 80 मार्क्स आ सकते हैं, ये गारंटी है। मैं आपको नोट्स में इलस्ट्रेशन भी करा रहा हूं, उसके लिए पेज थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, पर वैसे देखा जाए कि आप उसके बाद अपना क्रक्स बनाएंगे नोट्स, छोटे से नोट्स एग्जाम टाइम के लिए, 50 पेज से ऊपर के नहीं बनेंगे। अब यहां पर क्या है सर, यहां पर है आपका मैक्सिमम लेवल आपको बताना है, और यहाँ वर्किंग नोट में जो आपने कैलकुलेशन करी है वो आप यहाँ दिखा सकते हैं। तो ऐसा रीऑर्डरिंग लेवल जो है 300 यूनिट का, अगर आप 10 यूनिट की भी कंजम्पशन करते हैं एक दिन में, और मिनिमम टाइम जो 5 डेज का दे रखा है वहां भी आपका सामान पहुंच जाता है 5 दिनों में, तो कम से कम टाइम में सामान पहुंचा और आपने कम से कम कंजम्पशन करी, उसके बावजूद भी जो आपका रीऑर्डरिंग क्वांटिटी है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, वो जब आपके पास आएगी तो आपके पास रखने की जो जगह होनी चाहिए, दैट इज योर मैक्सिमम लेवल। ठीक है जी, क्लियर है कॉन्सेप्ट? नहीं है क्लियर? हो गया क्लियर? फॉर्मूले में अमाउंट डाला है और कुछ नहीं किया। सही बता रहा हूं मैं, पेपर में अगर मुझे पढ़ना था ना तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मेरे 4 लाइन के नोट्स थे, 4 लाइन के नोट्स। जो फॉर्मूला लिखा है बस वो डेरिवेशन की जरूरत भी नहीं थी, डेरिवेशन भी नहीं करी, क्योंकि एग्जाम में वो आती नहीं है और ना ही आपके कोर्स में दे रखी है, आपको एक्स्ट्रा कराइए। 4 लाइन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, डेंजर लेवल, एक पेज में सारे नोट्स आ गए। अगर आगे पीछे की बात करूं, एक एग्जाम्पल के साथ आ गया, इतना ही पढ़ा था मैंने, और 4 नंबर हो गए आपके तैयार एग्जाम के लिए। कम से कम 4 नंबर तो हो ही गए, 8 नंबर भी हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, मिनिमम लेवल देख लेते हैं सर। मिनिमम लेवल का मतलब है रीऑर्डरिंग लेवल में अगर आप जिस पॉइंट पर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, अगर उस पॉइंट से आप अपनी एवरेज कंजम्पशन चालू रखेंगे और एवरेज टाइम में सामान आ जाता है, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं, एवरेज का मतलब नॉर्मल, तो जिस पॉइंट पर आप पहुंचेंगे वो आपका मिनिमम लेवल है। क्योंकि जनरली अगर हर चीज सही चलती है तो ऐसे पॉइंट पर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं कि हर चीज सही चले, तो एटलीस्ट मिनिमम तक पहुंचने तक मेरे पास ऑर्डर आ जाए। समझ रहे हैं आप? मिनिमम तक पहुंचने तक मेरे पास ऑर्डर आ जाए, ये आपका नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में है। मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम का उल्टा है, वो कहता है कि अगर मिनिमम रेट से भी कंज्यूम होगा और फिर भी मेरे पास अगर आ गए तो ये मेरा मैक्सिमम होना चाहिए। एक समझाने का तरीका है, जो ग्राफ में बताया गया है वो जनरली होता नहीं है, जैसा ग्राफ में आपको ऊपर दिखाया था आपकी बुक में जो गिवन था, फॉर्मूले के हिसाब से बिल्कुल सही होता है। तो यहां पर आपका रीऑर्डरिंग लेवल में से 300 यूनिट से माइनस कर दोगे 15 यूनिट पर डे। कहां पर आई सर 15 यूनिट पर डे? हमने निकाली नहीं, ऑलरेडी दे रखी थी हमने, मिनिमम निकाली, एवरेज ऑलरेडी गिवन है कि नॉर्मली 15 यूनिट हर दिन कंज्यूम होती है, और नॉर्मल जो टाइम लगता है, एवरेज टाइम, वो 10 डेज का लगता है। तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया 10 दिन में 15 यूनिट पर डे के हिसाब से कंज्यूम भी होगा, और 300 यूनिट पर ऑर्डर भी प्लेस करूंगा तो 150 यूनिट मेरी मिनिमम स्टॉक होगा, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल होगा। डेंजर लेवल क्या होता है सर? डेंजर लेवल ऐसा लेवल होता है, बहुत ही खतरनाक लेवल होता है, एवरेज कंजम्पशन अगर आप करते रहोगे और जो इमरजेंसी टाइम है जिसमें आपको परचेज करनी है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऐसा लेवल आ जाएगा आपका, ऐसा लेवल आ जाएगा मिनिमम से भी नीचे का लेवल। ये मिनिमम है तो उससे नीचे का लेवल, ये एवरेज है मान लेते हैं, ये मैक्सिमम है मान लेते हैं, तो मिनिमम से भी नीचे का एक लेवल, डेंजर लेवल आ जाएगा कि अब तो आपको इमरजेंसी परचेज करनी पड़ेगी। कैसे निकाला आपने इसको? आपने कहा कि भैया 4 दिन तो मेरे पास मिनिमम लगेंगे, कोई भी इमरजेंसी परचेज करने में 4 दिन से पहले नहीं आ सकती है, और अगर मैं एवरेज रेट पर कंज्यूम करते रहा, जिसको कई बार आप मिनिमम भी ले सकते हैं, ऐसे आपकी बुक में गिवन है,
तो जनरली आप एवरेज लेंगे, कई बार आप मिनिमम भी ले सकते हैं कि अगर कम से कम भी कंज्यूम करूँ तो भी, या एवरेज जो भी मैं कंज्यूम कर रहा हूँ अगर एवरेज कंज्यूम करूँ, जो कि जनरली आपकी बुक में दे रखा है, आप इसको एग्जाम में कर सकते हैं, तो 15 यूनिट एक दिन में कंज्यूम करूंगा और 4 दिन तो कम से कम फिर भी लगेंगे ऑर्डर करने में पास वाले सप्लायर से, तो भी 60 यूनिट पर मैंने डेंजर लेवल सेट कर दिया कि अगर मेरी इन्वेंट्री मिनिमम तक आ जानी चाहिए, ये जो मिनिमम स्टॉक है नहीं आई, डेंजर लेवल पर टच कर गया, फटाक से ऑर्डर प्लेस कर दो भाई। लेवल टच कर गया, स्टॉक आया नहीं, नया खत्म हो रहा है, इमरजेंसी परचेज कर लो। नहीं करी तो नॉर्मल प्रोडक्शन तो वैसे भी आपकी रुकने वाली है। अगर आप डेंजर लेवल तक पहुंच गए, मैक्सिमम चांसेस है नॉर्मल प्रोडक्शन रुकेगी आपकी डेंजर लेवल क्रॉस होते ही, पर एटलीस्ट जो इमरजेंसी वाली सेल है वो आप कर पाओ, इसके लिए आपको तुरंत ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। और अगर आपका ऑर्डर आ गया, तुरंत आपने ऑर्डर प्लेस करा, आ गया, तो हो सकता है अब नॉर्मल भी जो आपकी जो चल रहा था नॉर्मल प्रोडक्शन, उसे भी आप ना रोको, क्योंकि डेंजर लेवल क्रॉस होने से पहले आपने फटाक से इमरजेंसी परचेज कर ली, तो उस केस में आप अपनी नॉर्मल प्रोडक्शन को भी बचा सकते हो। और डेंजर लेवल क्रॉस हो गया फिर आपकी नॉर्मल प्रोडक्शन रुकेगी, गारंटीड है, क्योंकि आपको 4 दिन तो लगते हैं सामान आने में, और अब यहाँ पर डेंजर लेवल था ये वाला, इससे नीचे स्टॉक चले गया है। अब आप अगर इमरजेंसी परचेज भी करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास जीरो इन्वेंट्री होगी, क्योंकि 4 दिन लगेंगे, आपके पास सिर्फ 3 दिन का स्टॉक है। 3 दिन होने के बाद भी चौथे दिन आएगा, तो एक दिन नॉर्मल प्रोडक्शन तो आपको रोकनी ही पड़ेगी। तो ये डेंजर लेवल का कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे ही आप कर सकते हैं। उसके बाद वर्किंग नोट्स में आप अपने कैलकुलेशंस दिखा सकते हैं, और ये आपका 5 नंबर का आ सकता है, या 4 नंबर का, या 8 नंबर का भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन आईसीआई के मन में क्या चल रहा है। पर खैर जितने नंबर का है, मैं तो कहता हूँ 10 नंबर का या 100 नंबर का एक ही क्वेश्चन आ जाए, आपको आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो बात खत्म। यहाँ तक का अगर आपको क्लियर हो गया है तो अभी हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, और एक्सरसाइज में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिए थे, उसे एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस गिवन है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं, जहां तक मुझे याद है। क्वेश्चन 2 कर चुके हैं, क्वेश्चन 3 कर चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन 4 जो है वो शायद अभी हमने नहीं किया है, क्वेश्चन 4 मैं आपको करवाना चाहता हूं। क्वेश्चन 5 जो है वो भी शायद हमने अभी नहीं किया है। क्वेश्चन 6 जो है वो हम कर चुके हैं शायद, जहां तक मुझे याद है, देखना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 7 भी हम शायद कर चुके हैं। तो चलिए अभी तो फिलहाल हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसके बाद आपकी क्लास कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। तो ठीक है, हम अभी क्वेश्चन नंबर 4 आपका डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, इसके लिए आपको एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। और देखें, अ कंपनी यूजेस 3 रॉ मटेरियल्स A, B and C for a particular product for which the following data apply। अभी तक के क्वेश्चन में आपके एक रॉ मटेरियल या ज्यादा से ज्यादा 2 रॉ मटेरियल आए थे, यहां पर 3 रॉ मटेरियल गिवन है। कॉम्प्लेक्स बनाना होगा तो कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है। 3 रॉ मटेरियल से आप एक फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हो, 3 से आप 2 फिनिश प्रोडक्ट, 3 फिनिश प्रोडक्ट तक भी बना सकते हो। कुछ भी हो सकता है यार, एक्चुअल का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। गूगल करके देखो मैगी कैसे बनती है, खाने की चीज कैसे बनती है, पेपर कैसे बनता है, चलो मान लो, या फिर आप कोई भी केमिकल कैसे बनता है, फेविकॉल कैसे बनती है, चेयर कैसे मैन्युफैक्चर होती है, कोई टेक्नोलॉजिकल आइटम कैसे बनता है, या और भी कोई सामान कैसे बनता है, आप गूगल कर कर देखें। उनका प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर वो 100% है तो ये 1% भी नहीं है जो आपकी बुक में दे रखा होता है। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी जो होगा ना, वो एक्चुअल प्रोसेस का 10% भी नहीं होगा। समझ रहे हैं? वो इतनी आसान चीज हमें मुश्किल लगती है। तो 3 रॉ मटेरियल जो हैं ए, बी और सी, यूजेज पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। एक यूनिट का प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए 10 यूनिट्स लगेंगे इसके, और ये यूनिट्स केजी में गिवन है। तो 10 किलो ए के लगेंगे, 4 किलो बी के लगेंगे और 6 किलो सी के लगेंगे। समझ रहे हैं आप? केजीज में गिवन है कि आप ए डालो 10 किलो, बी डालो 4 किलो, सी डालो 6 किलो, मिलाकर एक यूनिट बनाओ फिनिश प्रोडक्ट की। रीऑर्डर क्वांटिटी भी केजीज में गिवन है, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो आपकी है वो भी गिवन है। 10,000 यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स। प्राइस भी गिवन है पर केजी का
₹10 पर केजी, ₹30 पर केजी, ₹15 पर केजी। डिलीवरी पीरियड भी गिवन है कि ए वाला जो है आपका कॉमोडिटी रॉ मटेरियल, ए रॉ मटेरियल जो है उसको कम से कम आने में 1 हफ्ता लगता है, वीक्स में गिवन है सर। कम से कम 1 हफ्ता लगता है, एवरेज 2 हफ्ता, मैक्सिमम 3 हफ्ता। यूनिट बी को ज्यादा टाइम लग सकता है। रीजन यह है कि आप यूनिट बी किसी और सप्लायर से मंगा रहे होंगे। यहां पर रीजन नहीं लिखा हुआ, मैं आपको रीजन बता रहा हूं कि किसी और सप्लायर से मंगा रहे होंगे जो कम से कम 3 दिन लेता है, ऑन एन एवरेज 4 दिन लेता है, मैक्सिमम 5 दिन में तो पहुंचा ही देता है। दिन कह रहा हूं, 5 वीक में पहुंचा देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तो सिर्फ नंबर दे रखें 1 2 3 3 4 5 कुछ भी गिवन है, यहां पता लग रहा है कि हाँ हफ्तों की बात करी जा रही है। और जो सी है वो 2 हफ्तों में आ जाता है या 3 हफ्तों में ऑन एन एवरेज आता है या मैक्सिमम 4 हफ्तों में आता है। ये आपको डिलीवरी पीरियड गिवन है। री ऑर्डर लेवल भी गिवन है, 8000 केजी पर आप ऑर्डर प्लेस करते हो, 4750 केजी पर आप ऑर्डर प्लेस करते हो। और यहां पर गिवन नहीं है, यहां पर मिनिमम लेवल गिवन है 2000 केजी। आपको क्या निकालना है, आपको यहां पर वीकली प्रोडक्शन दे रखी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप नोट डाउन करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो नॉर्मल क्वेश्चन से हटकर है। वीकली प्रोडक्शन दे रखी है कि हम 175 यूनिट से लेकर 225 यूनिट तक की प्रोडक्शन करते हैं। यानी 175 तो कम से कम करेंगे यूनिट्स की प्रोडक्शन, फिनिश प्रोडक्ट की। डेफिनेटली प्रोडक्शन तो फिनिश प्रोडक्ट की होती है, फिनिश गुड्स की होती है। 175 मिनिमम करेंगे ही। ऑन एन एवरेज 200 कर लेंगे, 200 यूनिट्स इनके बीच में आ रहा है, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2। और मैक्सिमम 225 यूनिट्स की हम प्रोडक्शन करेंगे वीकली, यानी कि हर हफ्ते एवरेजिंग 200 यूनिट्स। हाँ 200 तो मैंने निकाल ही लिया, 175 प्लस 200, 175 प्लस 225 डिवाइड बाई 200 यूनिट्स आ गया एवरेज। तो मुझे यहाँ पता लग गया कि फिनिश प्रोडक्ट की मिनिमम प्रोडक्शन कितनी है, मैक्सिमम प्रोडक्शन कितनी है, ऑन एन एवरेज कितनी प्रोडक्शन है। वट वुड बी दी फॉलोइंग क्वांटिटीज। मिनिमम स्टॉक आपको ए का बताना है, मिनिमम मैक्सिमम स्टॉक बी का बताना है, रीऑर्डर लेवल सी का बताना है और एवरेज स्टॉक लेवल ए का बताना है। तो जब ए का मिनिमम और मैक्सिमम आ जाएगा, मतलब ए का मैक्सिमम भी निकालना पड़ेगा, ए का मिनिमम गिवन है, मैक्सिमम निकालना पड़ेगा, फिर मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 क्या आएगा, एवरेज स्टॉक। तो इसका आंसर मैंने नहीं देखा है, आपको बिना देखे ये आंसर करा रहा हूं यहां पर, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होता है, वो मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूं। ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड नहीं है तो इसको यहां पर कर दिखाएंगे आपको। चलिए करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो यहां पर मैं सबसे पहले मिनिमम लेवल निकाल लेता हूं, मिनिमम लेवल निकाल लेता हूं ए का। जब आप मिनिमम लेवल निकालेंगे तो किसका निकाल रहे हैं ये भी बहुत जरूरी है। फॉर्मूला क्या होता है मिनिमम लेवल का, आप रीऑर्डर लेवल से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आप एवरेज कंजम्पशन माइनस कर देते हैं और एवरेज टाइम जो लग रहा है, एवरेज पीरियड, उतने में जितनी एवरेज कंजम्पशन होगी माइनस कर लेते हैं। तो आपके पास मिनिमम लेवल आ जाता है कि जिस पॉइंट पर मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, अगर मैं ऑन एन एवरेज कंज्यूम करता जाऊं, एवरेज टाइम में, नॉर्मल टाइम में सामान आ जाए तो मिनिमम पहुंचने तक तो मेरे पास सामान पहुंच ही जाएगा। और इसे हम निकालते हैं ए का रीऑर्डर। अब फॉर्मूला पुट कर रहा हूं, सिर्फ अब फॉर्मूले में डालना है अमाउंट। ए का रीऑर्डर लेवल है 8000 केजीज माइनस एवरेज कंजम्पशन कितनी है ए की। ए की एवरेज कंजम्पशन है 2 यूनिट, ए की एवरेज कंजम्पशन है 2 यूनिट 1 हफ्ते में। नहीं समझ में आ रहा सर, नहीं समझ में आ रहा। ए की जो एवरेज कंजम्पशन है वो गिवन ही नहीं है। ए की एवरेज कंजम्पशन नहीं गिवन, एवरेज डिलीवरी पीरियड तो गिवन है। डिलीवरी पीरियड जो एवरेज है वो है 2 हफ्ते, 2 वीक्स। पर 1 हफ्ते में एवरेज कंजम्पशन क्या होती है ए की, वो गिवन नहीं है। तो हम निकाल लेंगे ना कितनी चाहिए होती है। देखिए ऑन एन एवरेज वीकली जो प्रोडक्शन होती है, ऑन एन एवरेज वो 200 यूनिट की वीकली प्रोडक्शन होती है एवरेज। और 1 यूनिट के लिए मुझे 10 यूनिट्स ए के चाहिए होते हैं। तो 200 यूनिट का अगर मुझे फिनिश प्रोडक्ट ऑन एन एवरेज बनाना है 1 हफ्ते में, तो उसके लिए मुझे 2000 यूनिट्स यानी कि 2000 किलो
ए की मेरे को क्वांटिटी चाहिए होगी 2000 kgs पर वीक, मुझे ए की क्वांटिटी चाहिए होगी क्योंकि ये मेरा रॉ मटेरियल है जो मेरे फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करेगा। मेरे जो फिनिश प्रोडक्ट का जो एवरेज है पर वीक का वो है 200 यूनिट्स मुझे बनानी है फिनिश प्रोडक्ट की एक हफ्ते में। तो अगर मुझे फिनिश प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करनी है 200 यूनिट्स की, तो उसके लिए ए जो रॉ मटेरियल है वो कितना लगेगा, 10 kg लगता है एक यूनिट के लिए, तो 200 यूनिट के लिए कितना लगेगा, 2000 किलो। ऐसे में मल्टीप्लाई करूंगा, 2000 किलो एक हफ्ते में लगेगा तो 2 हफ्ते में 4000 किलो लगेगा, और मेरा मिनिमम लेवल आ गया 4000 kg। मिनिमम लेवल ए का, 3 रॉ मटेरियल है, ए का आया है। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, मिनिमम स्टॉक ऑफ ए मैंने निकाल लिया, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी, बी का मैक्सिमम स्टॉक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या कहता है कि रीऑर्डर लेवल में आप माइनस कर दो कि अगर आपकी मिनिमम कंजम्पशन भी होती है और मिनिमम टाइम में भी सामान आता है, और उसके बाद जो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी कि रीऑर्डर क्वांटिटी लिख सकते हैं आप, जो आएगी उसे आप ऐड कर दीजिए तो मैक्सिमम लेवल तक आप पहुंच जाएंगे। तो बी का निकालना है तो सिर्फ मैं बी का डेटा देखूंगा, ठीक है जी, ए का नहीं देखूंगा, सी का नहीं देखूंगा, बी का देखूंगा कि बी का जो रीऑर्डर क्वांटिटी है वो है 5000। मतलब जब बी है 5000 kg जब पहुंचता है तब मैं ऑर्डर प्लेस करता हूं। मिनिमम कंजम्पशन कितनी लगती है वो तो पता नहीं, पर मिनिमम टाइम कितना लगता है बी को आने में, वो है 3 हफ्ते। मिनिमम टाइम लगता है 3 वीक्स का। मिनिमम कंजम्पशन बी की कितनी लगेगी मालूम नहीं, पर फिनिश प्रोडक्ट का जो मिनिमम कंजम्पशन है वो कम से कम 175 यूनिट्स मेरे को चाहिए होगी वीकली। तो अगर वीकली मुझे 175 यूनिट्स, वीकली मुझे अगर 175 यूनिट्स फिनिश प्रोडक्ट की चाहिए और एक यूनिट बनाने के लिए बी का 4 kg लगता है, मल्टीप्लाई बाय 4 kgs, तो एक हफ्ते में बी का कितना लगेगा सर, 20, 7 4 जा 28, 28 में 2 प्लस करोगे 30 और 700 आ गया है। तो 700 kgs कम से कम कंज्यूम होगा बी का एक हफ्ते में पर वीक। कैसे निकाला सर, बता तो दिया। कोई भी रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट के लिए लगता है, अगर फिनिश प्रोडक्ट मेरा कम से कम 175 यूनिट्स मुझे बनाना है और एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे 4 किलो बी चाहिए, तो 175 यूनिट्स बनाने के लिए मुझे बी कितना चाहिए होगा मिनिमम, वो आ गया 700 kg। तो 700 kg पर वीक आ गया, 3 हफ्ते में आपका कम से कम तो लगेगा सामान आने में, तो ये आपका हो गया 2100 kgs। इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, वीक से वीक कट जाएगा, यूनिट्स भी कट जाती है आपस में, तो 700 kg पर वीक मल्टीप्लाई बाय 3 वीक्स, वीक से वीक कट गया, 2100 kg आ गया। 6 क्लास का सवाल। 5000 kg में से आप माइनस कर देंगे 2100 kg, इसमें आप ऐड कर देंगे जो आपका रीऑर्डर लेवल है, रीऑर्डर क्वांटिटी है 4750, बी की रीऑर्डर क्वांटिटी है 4750 kgs। केजीज में गिवन होगा आंसर, बिल्कुल सही है। तो यहां पर आप कैलकुलेट कर लीजिए, 5000 में से 2100 माइनस करोगे तो 2900 आएगा। 2900 में 4750 ऐड करोगे तो फिर आपके पास 7650 आएगा। तो ये आपकी मैक्सिमम क्वांटिटी आ गई, मैक्सिमम लेवल आ गया। आओ इसको चेक कर लेते हैं। पहले का 4000 है, दूसरे का आंसर 7650 है। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, इसको हम आंसर में चेक करते हैं। 4000 kg सर, 7650 आ रहा है, ठीक है, यहां तक तो हमने ठीक निकाला है, 765 बिल्कुल ठीक निकाला है। अब अगला पार्ट करते हैं इसका, पॉइंट नंबर 3, रीऑर्डर लेवल ऑफ सी। तो पहले तो फॉर्मूला लिख लूंगा मैं, रीऑर्डर लेवल ऑफ सी क्या होता है। तो रीऑर्डर लेवल ऑफ सी में 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है आपका मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम पीरियड। तो अगर आप ऐसे निकालेंगे सी का तो क्या आएगा, देखिए जरा, रीऑर्डर लेवल ऑफ सी, तो मैक्सिमम जो कंजम्पशन है सी की वो करीब करीब आपकी आ रही है 225 यूनिट्स।
225 यूनिट्स जो है फिनिश प्रोडक्ट में मैक्सिमम बना सकता हूँ एक हफ्ते में, और मुझे सी चाहिए होगा 6 किलो का एक यूनिट के लिए। तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा सी का कितना केजी मेरा लगेगा। 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12 और 3 15, 6 2 ज़ा 12 और 1 13, तो कितना आ गया 1350 केजी पर वीक। ये मेरी मैक्सिमम कंजम्पशन है और मैक्सिमम टाइम लगेगा 4 हफ्तों का। तो एक तरह से मेरा रीऑर्डर लेवल आ गया, एक तरह से मेरा रीऑर्डर लेवल यहां पर आ गया। वन 1350 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं, तो 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, 12 और 2 14 और ये 5, तो आ गया रीऑर्डर लेवल 5400 केजी। रीऑर्डर लेवल निकालने का एक फॉर्मूला और भी होता है, वो होता है कि आप जो मिनिमम स्टॉक है, जैसे आप मिनिमम स्टॉक सी का निकालते हैं, कैसे निकालते हैं सर, रीऑर्डर लेवल में से आप माइनस कर देते हैं एवरेज कंजम्पशन, एवरेज टाइम, एवरेज जो पीरियड लगेगा आने में सामान, और आप इसको वहां ले जाते हैं तो रीऑर्डर लेवल आ जाता है मिनिमम स्टॉक जो है सी का प्लस एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड। तो मिनिमम स्टॉक जो है वो गिवन है यहां पर, मिनिमम स्टॉक यहां पे 2000 गिवन है सी का, तो सी का मिनिमम स्टॉक है 2000 केजीज प्लस एवरेज कंजम्पशन कितनी होती है वो आप देख लीजिए। 200 यूनिट्स का बनाना होता है फिनिश प्रोडक्ट, एक को बनाने के लिए चाहिए होते हैं 6, एक को बनाने के लिए चाहिए होते हैं 6 किलो, तो 200 को बनाने के लिए चाहिए होंगे 1200 किलो, तो 1200 केजी मुझे चाहिए होंगे पर वीक, और एवरेज टाइम लग रहा है एवरेज टाइम लग रहा है 3 वीक्स का, तो 3 हफ्तों का मुझे एवरेज टाइम लग रहा है। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 3600, तो इसमें 3600 प्लस कर लूंगा तो 5600 मेरे पास एवरेज आ जाएगा। यहां पर आया 5400, तो मेरे पास 5600 रीऑर्डर लेवल आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से 5600 आ रहा है, इस फॉर्मूले से 5400 आ रहा है। देखते हैं कि आपकी बुक में कौन से फॉर्मूले से किया हुआ है। क्वेश्चन आप दोनों कर आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों ही कर दे दिया, अरे वाह, 5400 5600 दोनों ही कर दिखा दिया, तो आप भी दोनों कर आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। अब आपको एवरेज स्टॉक बताना है ए का, समझ रहे हैं आप गलतियां कहां होती है, मैं बताता हूं आपको। ये जो डेटा गिवन है, इस डेटा को समझने में गलती हो सकती है, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। दूसरी गलती हो सकती है कि आप लोग ए की जगह पर बी का निकाला है, पार्ट ए में बी की जगह पर ए का निकाला है, सी की जगह पर ए का निकाला है, उल्टा निकाला है, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत करेंगे तो ये गलतियां होनी स्वाभाविक है, और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेंगे तो आधी जंग तो वहीं पे जीत ली। फॉर्मूला आता है, समझ में आता है, क्वेश्चन समझ लिया तो आपको इतना तो पता लग गया कि हाँ ये फॉर्मूले से आंसर आता है, और क्वेश्चन में ये गिवन है मुझे पता है। अब ये जो गिवन है और जो मुझे फॉर्मूले में चाहिए उसकी दूरी कैसे दूर करूं, वहां पर आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। हाउ टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू गो, वहां पर आपको अपना माइंड अप्लाई करना है। फ्रॉम द अवेलेबल इंफॉर्मेशन यू हैव टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन और जनरेट इंफॉर्मेशन विच कैन बी यूजफुल in your formula, which can be useful in finding the answer। तो यहां पर दे रखा है एवरेज स्टॉक आपको ए का निकालना है, ए का आपने मिनिमम निकाल लिया, ए का मैक्सिमम भी निकाल लीजिए। तो आप ए का पहले मैक्सिमम निकालेंगे, यहां पर मैक्सिमम लेवल ए का मैक्सिमम कैसे निकालते हैं सर, रीऑर्डर लेवल में से माइनस करते हैं। अगर मिनिमम कंजम्पशन हुई और मिनिमम पीरियड में सामान आया, प्लस कर देंगे रीऑर्डर क्वांटिटी, तो आपके पास मैक्सिमम लेवल आ जाएगा ए का। ए का रीऑर्डर लेवल है 8000 केजी, 8000 केजी ए का है रीऑर्डर लेवल। मिनिमम कंजम्पशन कितनी है, 175 यूनिट फिनिश प्रोडक्ट की है, और ए चाहिए होता है 10, तो आ गया 1750। कम से कम पर वीक कंज्यूम करना ही पड़ेगा, और मिनिमम पीरियड ए को आने में लगता है 1 हफ्ता, तो बहुत ही अच्छा हो गया 1 वीक। जो क्वांटिटी रिसीव होगी वो होगी 8000। 8000, अरे नहीं नहीं नहीं, रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है,
हाँ 10,000, तो 10,000 क्वांटिटी रिसीव होगी। ठीक है जी, ये मैंने बी का जो निकाला है यहां पर, इसमें मैंने ऐड कर दी ना रीऑर्डर क्वांटिटी, तो रीऑर्डर लेवल 5,000 था। नहीं उल्टा ले लिया ना ये देखिए यहाँ पे गलती हो गई, ये भी एक गलती हो जाती है। ये तो आपका 4750 होगा और ये आपका 5,000 होगा। आंसर सेम इसलिए आ गया क्योंकि इसको तो मैंने क्या मान लिया 5,000 को रीऑर्डर लेवल, और इसको मान लिया रीऑर्डर क्वांटिटी, गलत मान लिया, फर्क नहीं पड़ा फॉर्मूले में। अभी नोटिस करा जब मैक्सिमम लेवल ए का निकाल रहा था तब दिखा रहे नहीं ये जो 5,000 है ये रीऑर्डर क्वांटिटी है और ये जो 4750 रीऑर्डर लेवल है। तो यहां पर मैंने इसको 4750 कर दिया, इसको 5,000 कर दिया, आंसर वही आएगा क्योंकि दिस माइनस दिस प्लस दिस था, ये दोनों तो आपस में ऐड ही हो रहे थे। अब जब मैं ये कर रहा था तो यहां मैंने देखा नहीं 8,000 लिख दिया रीऑर्डर लेवल, तो ठीक है रीऑर्डर लेवल 8,000 है और 10,000 जो आपका है वो रीऑर्डर क्वांटिटी है। और ऐसे ही कर आप निकाल लीजिए सर, 18,000 में से आप माइनस कर लीजिए 10,000 प्लस 8,000 18,000, 1750 माइनस करा, क्योंकि ये तो एक हफ्ता है, 1 वीक में आपका 1750 लगेगा मिनिमम कंजम्पशन। तो 18 में से 2,000 माइनस कर लोगे 16,250 प्लस कर लो 16,250। ये मैक्सिमम लेवल ए का आ गया। मिनिमम लेवल ए का कितना था 4,000 kg, तो 4,000 प्लस 16,250 डिवाइड बाई 2 निकाल लीजिए, ये आ जाएगा एवरेज ए का। 8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। आओ देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर एवरेज स्टॉक जो ए का है, मैक्सिमम मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, एक तो ये फॉर्मूला है और दूसरा इस फॉर्मूले से भी किया हुआ है जो मैंने आपको करवाया था एवरेज निकालने का तरीका, कि मिनिमम स्टॉक तो ऑलवेज आपके पास रहेगा ही ए का, उसमें 1/2 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या री ऑर्डर क्वांटिटी कर लो, कि मिनिमम तो हमेशा रहेगा और जो री ऑर्डर क्वांटिटी आएगी वो आधी रहेगी। क्यों सर? क्योंकि वो धीरे धीरे कंज्यूम होती रहेगी ना। पहले आपने 4,000 यूनिट्स का मंगाया सामान, 4,000 किलो का मंगाया, फिर वो धीरे धीरे कंज्यूम होकर कम हो गया, मिनिमम तक पहुंचा तब और 4,000 आ गया, तो ऑन एन एवरेज मान लेंगे कि 2,000 तो आपके पास, मान लेंगे 2,000 आपके पास एवरेज रह रहा है और मिनिमम तो हमेशा रह ही रहा है। तो ऐसे मिनिमम जो क्वांटिटी थी वो 4,000 kg थी शायद एक ही, और री ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो कहां पर गिवन है, यहां पर देख सकते हैं री ऑर्डर जो है वो गिवन है, री ऑर्डर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो है 10,000, तो 1/2 10,000 की आधी भी मेरे पास रहेगी ऑन एन एवरेज, 5,000 यूनिट्स भी मेरे पास एवरेज रहेगी, और 4,000 तो मैंने मिनिमम फिक्स किया हुआ है, वो तो मेरे पास हमेशा रहेगा ही रहेगा, तो टोटल 9,000 kg जो है ऑन एन एवरेज मेरे पास रहेगा। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है। कहां पर थे हम? ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। ये जो इलस्ट्रेशंस हैं उसमें 1 कर ली हमने, 2 कर ली, जहां तक मुझे याद आ रहा है 3 कर लिया हमने, ये सुपर ग्रो नेचर ग्रो किया था हमने, 4 भी हमने कर लिया है। 5th जो है मुझे ध्यान नहीं आ रहा 5th मैंने करवाया है नहीं कराया, आपको होमवर्क में दे रहा हूं। जो 6th है वो मैंने आपको करवाई है। 7th मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, मैंने शायद कराया था आपको 7th भी। तो आप लोग जो हैं कौन सा क्वेश्चन कर आएंगे अब? 5th क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, और अगर जो मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था वो ट्राई करेंगे। अगर मैंने नहीं कराया तो मैं एक बार चेक कर लूंगा पुराने वीडियोस में हम कहाँ तक कर चुके हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो हमारा रह गया है वो सारा का सारा मैं समेट दूंगा। यानी कि जो आपका स्टॉक आउट कॉस्ट पर एक क्वेश्चन होना है वो भी करवाऊंगा आपको, साथ ही में आपका जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का या फिर मिनिमम मैक्सिमम लेवल का कोई भी क्वेश्चन अगर रह गया है तो वो भी मैं आपको कराऊंगा। और आपके ये कॉन्सेप्ट जो 3 कॉन्सेप्ट हैं, EOQ का कॉन्सेप्ट, मिनिमम मैक्सिमम लेवल का, लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट, और स्टॉक जो आपका रह जाता है, स्टॉक आउट हो जाता है, स्टॉक आउट और कैरिंग कॉस्ट में बैलेंस कैसे बनाना है, उसका एक क्वेश्चन आपको करवाने के बाद ये 3 कॉन्सेप्ट हम कंप्लीट करेंगे, और फिर हम आपका CA फाउंडेशन का जो इन्वेंट्री का लेजर बनता है, फीफो मेथड, लीफो मेथड, वो करेंगे।
अब मेरी मजबूरी है कि मुझे वो फाउंडेशन का और 11-12 की जो चीज़ें हैं वो करवानी पड़ रही है, क्योंकि आपकी बुक में दे ही रखा है तो करवाना पड़ेगा। मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और अगर आपको मटेरियल पूरा समझ में आ गया, लेबर पूरा समझ में आ गया और ओवरहेड पूरा समझ में आ गया, ये 3 चैप्टर पूरे समझ में आ गए, और साथ में प्रोसेस कॉस्टिंग आ गया। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, प्रोसेस कॉस्टिंग और ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिनल कॉस्टिंग, 5 चैप्टर के बलबूते पर एग्जामिशन आ सकती है। सिर्फ ये 5 चैप्टर के बलबूते पर। मैं सही बता रहा हूँ, मुझे ये 5 चैप्टर अच्छे से आते थे। मुझे सर्विस कॉस्टिंग अच्छे से नहीं आता था उस टाइम। मुझे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो मेरी क्लास ही मिस हो गई थी, मैंने कभी अटेंड ही नहीं किया था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। हालांकि मुझे क्वेश्चन आता था, पेपर में डर के मारे कर नहीं पाया। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मुझे नहीं आता था। मुझे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग उस टाइम इतना अच्छा नहीं आता था। जब इंटरमीडिएट का एग्जाम देने गया तब भी शायद 66 या 67 मार्क्स आए थे। 67 मार्क्स आए थे कॉस्ट अकाउंटेंसी में, कॉस्ट एंड एफएम होता था। तो काफ़ी सारे चैप्टर्स नहीं आते थे, पर ये जो 5 चैप्टर्स हैं, मटीरियल, लेबर, ओवरहेड, मार्जिनल कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, और डेफिनेटली कॉस्ट शीट तो आपका बेसिक है, वो तो समझ में आना ही चाहिए। इसके बलबूते पर एग्जामिशन आ सकती है, 60 से ऊपर नंबर आ सकते हैं, गारंटी। सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट आपके सर्विस कॉस्टिंग में भी लगेंगे। कुछ नहीं करना, कॉस्ट ही तो निकालनी है। चाहे यूनिट कॉस्ट हो, बैच कॉस्ट हो, कुछ भी दे दो, चीजें तो वही लगनी है। चाहे आपको ना भी पता हो, आप वही करोगे। बजट बनाना है, कॉस्ट शीट ही तो बनानी है। बजट में कुछ नहीं होता, कॉस्ट शीट बनानी होती है बस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है 5, इसके बलबूते पर आप सब कुछ कर सकते हो, पूरा कॉस्ट अकाउंटेंसी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपका ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, और फिर आइए नेक्स्ट क्लास में अच्छे से रिवाइज कर आइएगा। अच्छे से रिवाइज कर आइएगा। बाय बाय।